सुनो सुनो सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो। आज है एक ऐतिहासिक मुकाबले का आखिरी दिन, जिसका सभी को था इंतजार, जिसके लिए हर खासो आम था बेकरार। आज है दो महान राजाओं के बीच चल रहे मुकाबले का आखिरी दिन। कोई बन जाएगा राजा तो किसी का सब कुछ जाएगा छिन। आज लिखेगा ऊपर वाला दो राजाओं की तकदीर। आज हो जाएगा फैसला, कोई बनेगा राजा तो कोई बनेगा फकीर। और आज तय होगी मुगलिया सल्तनत की तकदीर। आज इम्तिहान का आखिरी दिन है। जलाल और मिर्जा दोनों 5-5 अंक लेकर बराबरी पर हैं। आज फैसला हो जाएगा कि मुगल सल्तनत की गद्दी पर किस्मत किसका नाम लिखती है, जलाल या मिर्जा का। इस खास मौके पर जीतने वाले के लिए हमने एक खास तोहफा तैयार किया। ये है वो ताज जो खास हमने जीतने वाले बादशाह के लिए बनवाया है। ये ताज उसे हमारी तरफ से तोहफा होगा। सुभान अल्लाह। जिसे हम खुद पहनाकर उसे मुगल तख्त पर बैठाएंगे। तशरीफ रखिए। वल्लाह नासिर, ये ताज हमको मांगती इंशाअल्लाह। तो आज की पहेली कुछ यूं है। ठहरिए बेगम साहिबा। आप लोग कौन हैं? गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा। हमारा नाम मुखिया अमरनाथ सिंह है। हम बरसों से मुगल दरबार में आवाम की आवाज बनकर आते रहे हैं और आवाम की आवाज राजाओं तक पहुंचाते रहे हैं। हाँ हाँ, मुखिया अमरनाथ सिंह, हम आपको बखूबी जानते हैं, लेकिन आपके आज यहाँ पर मौजूद होने की वजह जान सकते हैं हम? जहां पना, आज भी हम यहाँ आवाम की आवाज बनकर ही आए हैं। हमारे साथ जो यहाँ खड़े हैं वो मुगल आवाम के पुरजोर मुअज्जिज हैं। कोई जाने माने अर्थशास्त्री हैं, तो कोई प्रशासनिक विद्वान हैं, कोई कारोबारियों के मुखिया हैं, तो कोई समाज कल्याण विशेषज्ञ हैं। यूं समझिए बेगम साहिबा, हम सब यहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में आपसे मिलने के लिए आए हैं। फरमाइए, क्या है पैगाम जो मुगल आवाम की तरफ से आप लेकर आए हैं? बेगम साहिबा, मुगल महल में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा सीधा पुरजोर असर आवाम पर पड़ रहा है। बेगम साहिबा, आवाम के लिए नया राजा चुना जा रहा है, तो राजा चुनने की प्रक्रिया में आवाम का भी हिस्सा होना चाहिए ना। ये बात तो आप भी मानेगी बेगम साहिबा कि प्रजा है तो राजा है। प्रजा के बिना राजा का कोई अस्तित्व नहीं, तो योग्य राजा चुनने का हक प्रजा को भी है। आप कहना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बादशाह मिर्जा हाकिम और हमारे बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बीच में जो आखिरी इम्तिहान होने जा रहा है
उस आखिरी इम्तिहान का फैसला आवाम तय करे। और वही ये फैसला करे कि इनमें से कौन हमारा राजा बनने की काबिलियत रखता है। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि इंसाफ पसंद बेगम साहिबा आवाम को उसका हक जरूर अता फरमाएंगी। इस वक्त मुगलिया तख्त पर हम बैठे हैं, इसलिए हम तय करेंगे कि इम्तिहान क्या होगा और हिंदुस्तान का अगला बादशाह कौन बनेगा। सही फरमा रहे। हमने फैसला किया है कि आवाम को उसका ये बुनियादी हक जरूर दिया जाएगा। हमें आपसे यही उम्मीद थी बेगम साहिबा। बेगम साहिबा, बस हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिए। हम आवाम की तरफ से दोनों राजाओं को उनका आखिरी इम्तिहान देंगे। आवाम की ये गुजारिश हमें बाखुशी कबूल है। मुखिया जी, आप अपना इम्तिहान शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया बेगम साहिबा, क्योंकि ये आखिरी इम्तिहान है और इसी इम्तिहान से देश के भविष्य का दारोमदार है, तो इस इम्तिहान को 3 भागों में बांटा गया है बेगम साहिबा। ये तीनों कार्य या पहली वास्तविक होंगी, अर्थात जनता से जुड़ी हुई। प्रथम कार्य या प्रथम पहली ये रही आपके सामने। ये तीनों सगे भाई हैं, मोहनलाल, सोहनलाल और रोहनलाल। कुछ दिनों पहले इनके पिता का स्वर्गवास हुआ। इनके पिता वसीयत में 17 हीरे कर गए। वसीयत में कहा कि सबसे बड़े बेटे मोहनलाल को आधा हिस्सा मिले, मंझले बेटे सोहनलाल को 1/3 और सबसे छोटे बेटे रोहन को 9वां हिस्सा मिले। 17 हीरो के हिसाब से अगर हीरो को बांटा गया तो हीरो को तोड़ना पड़ेगा। हीरो को तोड़ा गया तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा, क्योंकि टूटा हुआ हीरा किस काम का। बेगम साहिबा, व्यवस्था यह करनी है कि उन 17 हीरो में से कोई भी हीरा तोड़ना ना पड़े और वसीयत के हिसाब से प्रत्येक भाई को उसका हिस्सा भी मिल जाए। ये पहेली सुलझाने के लिए आपको 2 पहर का वक्त दिया जाता है। ओए अम्मी जान, क्या करती है आप? हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती, हमको बर्बाद कर देती है आप। इतनी मुशक्कत से, तूफानों से लड़कर जिस कश्ती को लगाया था किनारे पर, हमने बस एक जुम्बिश देकर साहिल पर लाकर डुबो दिया उसे आपने। क्यों? ये क्या किया आपने बड़ी बेगम साहिबा? आखिर क्या जरूरत थी उन लोगों की बात मानने की? ये आवाम की आवाज है नासिर। अगर इसे नजरअंदाज कर देते तो हम मुसीबत में फंस जाते, शक के दायरे में हम आ जाते। लोगों को ये पता चल जाता कि हम आपकी तरफ हैं और हम आपको बादशाह बनाना चाहते हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि ये आवाज अचानक उठी कहां से और इसे दरबार में लाया कौन? तानसेन, पहले जीतना तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है इस सारे खेल का पर्दा फाश करना और उस असली खिलाड़ी के चेहरे से नकाब उठाना जो ये सारा खेल खेल रहा है। हमें अपने जापना का आत्मसम्मान वापस लौटाना है। लेकिन मित्र बीरबल, कैसे करेंगे आप ये काम? सबके सामने कैसे लाएंगे उन शैतानों के नाम? वही तो सोचना है मित्र तानसेन, वही तो सोच। मैं केशव, इस भोजनालय का मालिक। अम्मी जान, अब तो बादशाह वही बनती जो ये इम्तिहान जीतती, और ये इम्तिहान तो जनता लेती, तो अब हम कैसे जीतती? तुम्हारी बातों से ना हमें शिकस्त की बू आ रही है मिर्जा। जो मुसीबत तुम्हारे सामने अब आकर खड़ी हुई है वो अकबर और बीरबल के सामने शुरू से आकर खड़ी थी ना। फिर भी उन दोनों ने तुम्हारे जितने अंक हासिल किए ना, तो इसका क्या मतलब समझे हम? तुम ये मान बैठे हो कि वो दोनों तुमसे ज्यादा होशियार हैं, मुगल गद्दी के ज्यादा हकदार हैं तुमसे। ना सिर की बातों में ना सिर हो ना पांव, ये हो नहीं सकता। बिना लड़े मान जाए हार, वो नासिर हो नहीं सकता। सिपाही जाए, आप दोनों जाए। जी राजा बीरबल।
आप दोनों गांव जाइए। पर हमें छुट्टी नहीं मिलेगी राजा बीरबल। हम आपको आपके गांव जाने के लिए नहीं कह रहे। आप जलालाबाद गांव जाइए, वहां एक ढाबा है, केशव ढाबा। ठीक है, क्या खाएंगे आप? हम कुछ नहीं खाएंगे, वहां से हमारे लिए खाने के लिए कुछ लाना नहीं है। केशव ढाबा के मालिक है केशव जी। केशव जी से कहिए कि हमने उन्हें महल बुलवाया। जाइए जल्दी। जी राजा बीरबल। कि नहीं मिलेगी, क्या खाएंगे? मित्र बीरबल, आपको अचानक केशव की याद कैसे आ गई? क्या दिमाग पर कोई भूली बिसरी घटा छा गई? मैं तो तानसेन, अगर इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना है तो हमें कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ने ही होंगे। ये क्या था? राग गड़े मुर्दे उखाड़। ओए नासिर, बात काबिलियत की नहीं, मौके के नजाकत की होती। और तुमको मालूम ये मौका हमें फिर से कभी नहीं मिलती। खुदा न खास्ता अगर हम इम्तिहान में हार जाती तो हिंदुस्तान के तख्त पे राज करने का हमारा सपना सिर्फ सपना ही रह जाती। नासिर, अभी जिंदा हैं हम, शिकस्त तो किसी भी हाल में तुम्हारी नहीं होने देंगे। मुगल गद्दी पर अब सिर्फ एक ही राजा बैठेगा और वो होगे तुम। फिर चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या करना है ये हमें पता है। आप दोनों बस ये आखिरी इम्तिहान जीतने की सोचिए। ओए अम्मी जान क्या करती हमारे समझ में नहीं आती। अगर हमारी औलाद होती तो हम ऐसा कुछ नहीं करती, सारे हीरे बराबर में बांट देती। ये 17 हीरो की खिचड़ी नहीं पकाती। क्या कहा आपने? क्या दोहराइए? वो खिचड़ी नहीं पकाती। नहीं, कितने हीरे की? 17 हीरो की खिचड़ी नहीं पकाती। खिचड़ी पक गई है हुजूर। पहली का हल मिल गया है हुजूर। और क्या बोलती नासिल? पहली का हल मिल गया? ओए तुम कमाल होती, ओए तुम कमाल होती। हम तुम्हारी दानिशमंदी के कायल होती। ओए मरहबा मरहबा नासिल, कमाल होती। माफ कीजिएगा केशव जी, हमने अचानक आपको कष्ट दिया। दरअसल चंद सवाल पूछना चाहते थे आपसे। कैसी बातें कर रहे हैं राजा बीरबल? यह तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपके कुछ काम आ जाए। पूछिए। केशव जी, आपने पिछली बार हमें जिज्ञासी के बारे में मालूमात दी थी, तो उसके बारे में कुछ और बताइए कि वो उसका परिवार कहाँ है, कितने लोग रहते थे उसके परिवार में, उसका पुराना घर जो था वो कहाँ है और पुराने घर पे कौन रहता है? राजा बीरबल, जिज्ञासी कई साल पहले अपने परिवार के साथ इस गांव को छोड़ के चले गए थे। उसके परिवार में माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची सभी लोग उसके परिवार में थे। फिर अचानक एक दिन पता चला कि जिज्ञासी जहाँ गया था उसके घर में आग लग गई और उस आग में तकरीबन परिवार के सभी सदस्य मारे गए। कौन जीवित है, कौन बचे, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। आज भी उसका पुराना घर खाली पड़ा है, कोई रहने वाला नहीं है। केशव जी, एक छोटा सा कष्ट और देना चाहेंगे आपको। जी हमें जिज्ञासी के पुराने घर पर ले चलिए भाई। जी।
जानना चाहेंगे कि जलाल और मिर्जा में से कौन ये पहेली पहले हल करके दिखाएगा। ओए अम्मी जान, हम दिखाती इस पहेली का हल। ओए नासिर, जाओ तुम्हारा जलवा दिखाती। जो हुकुम मेरे हुजूर। देखो बिरादर अकबर, हमारा नासिर कमाल करती। बैठिए। कहाँ रह गए थे आप बीरबल? यहाँ पर इतनी बड़ी पहेली का हल देना है और आप ऐसे वक्त पे गायब हो गए। अपना एक जरूरी काम आ गया था। इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा जरूरी ये पहेली है बस। चलिए जाइए और पहेली का हल बताइए। क्षमा चाहेंगे जापना, पर पहेली का हल ढूंढने के लिए हमें समय नहीं मिला। वाह बीरबल वाह, बिल्कुल भी आपसे ऐसी उम्मीद तो हमें नहीं थी, लेकिन अब आपने ये जलवा कर ही दिया है तो ठीक है। अब देखिए नासिर भैया वहां पर पहेली का हल बता रहे हैं, सुन लेते हैं। तो बड़ी बेगम साहबा, शर्त ये थी कि मोहनलाल, सोहनलाल और रोहनलाल, तीन भाइयों के मरहूम पिता ने 17 हीरे विरासत में दिए थे उन्हें, और ये 17 हीरे बराबर बांटने हैं। माफ कीजिएगा, बराबर नहीं बांटने हैं। बड़े बेटे मोहनलाल को एक आधा हिस्सा, उससे छोटे बेटे सोहनलाल को 3/3 हिस्सा, और सबसे छोटे बेटे रोहनलाल को 1/9 हिस्सा मिलना चाहिए। और ये हीरा टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हीरा टूटेगा तो कम हो जाएंगे उससे दाम। ऐसा नहीं करना है हमें कोई काम। जो पहली आप सबको लग रही है मुश्किल, वो हमारे लिए है आम। कैसे, आपको बताते हैं हम बड़ी बेगम साहिबा। ये एक हीरा जो हमारा है, ये हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो कुल मिला के हुए 17 और 1 ये 18। खुश मत होइए, ये एक हीरा जो हमारा है कुछ समय के लिए हम आपको उधार दे रहे हैं, तुरंत वापस ले लेंगे पहेली बुझाने के बाद। तो शुरू करते हैं पहली बड़ी बेगम साहिबा। 17 हीरे। सबसे पहले बड़े बेटे मोहनलाल को मिलेगा एक आधा हिस्सा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हीरे आपके हिस्से में। बचे दूसरे 9 हीरे, तो छोटे बेटे सोहनलाल को मिलना चाहिए 3/3 हिस्सा, तो 9 का 3/3 होता है 6। 1 2 3 4 5 6, ये 6। और अब 9वां हिस्सा जो इसमें से मिलना चाहिए तो वो होता है 2, जो 2 जाएंगे सबसे छोटे बेटे रोहनलाल को। रोहनलाल ये आपका। बचा एक हीरा जो कभी इनका था ही नहीं, वो तो मेरा था, तो मेरे पास वापस आ गया। इस तरह से बुझा लिए मैंने ये पहेली। और विरासत में जो देके गए थे इनके मरहूम पिता, इनको 17 हीरे जैसे वो चाहते थे वैसे ही बट गए हैं, क्योंकि नासिर की अक्लमंदी में नासिर हो ना पाऊं ये हो नहीं सकता। ओए नासिर वल्ला, हम तुम्हारी दानिशमंदी के कायल है। ओए तुम कमाल करती। मरहबा मरहबा। तो जलाल, आपका क्या कहना है? क्या आपके पास कोई बेहतर जवाब है इस पहेली का? बेहतर तो नहीं छोटी अम्मी, हमारे पास जवाब ही नहीं है। हाँ, नहीं हमारे पास बेहतर जवाब नहीं है। यानी आवाम के नुमाइंदों की तरफ से दी गई इस पहेली के विजेता है मिर्जा। ओए, हम जीती पहली पहली, हम जीती नासिर, तुम कमाल होती। आजा इधर आती नासिर, हमारे साथ बैठती। आती इधर आती। ओए नासिर, ओए तुम कमाल होती। बेगम साहिबा, अब दूसरा इम्तिहान। एक परिवार में सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया। घर में परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं। परिवार में एक दादा, एक दादी, 2 माँ, 2 पिता, 3 पोते और 4 बच्चे हैं। एक भाई और एक बहन है, और हाँ, एक सास और एक ससुर भी है। माफ कीजिएगा, एक बहू भी है। घर में केवल एक मेज और केवल 7 कुर्सियां ही हैं। मुश्किल यह है कि सबको एक साथ बैठकर भोजन करना है, खड़े होकर या मेज पर बैठकर नहीं, और ना ही एक दूसरे पर बैठकर। कैसे संभव होगा कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर उन गिनी चुनी कुर्सियों पर एक साथ बैठकर भोजन करे? यही है आपकी दूसरी पहेली। नासिर,
बहुत भीड़ होती। इतने लोग कैसे बैठती? लगता है ये घर नहीं होती, एक पूरा कस्बा होती। पता नहीं चलती। तो कौन देना चाहेगा सबसे पहले इस पहेली का जवाब, जलाल या नासिर? गुस्ताखी माफ हो तो करे हम कुछ अर्ज। इस तरह तो सब लोग थक जाएंगे, लग जाएगा सबको मर्ज। बहुत हुई दिमाग की ये खींचातानी, अब थोड़ा आराम फरमाया जाए। बेगम चूचक जी की इजाजत हो तो एक अद्भुत कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए। दो पहेलियों के बीच इतना फासला तो बनता है। इस बहाने जलाल और मिर्जा को भी इस पहेली का हल सोचने का वक्त मिल जाएगा। तो ठीक है तानसेन, प्रस्तुत कीजिए अपना अद्भुत कार्यक्रम। तो पेश है आपके सामने एक ऐसी कला जो कर देगी आपको दंग। आइए हम भी उठाते हैं इस कला का आनंद आप लोगों के संग। उम्दा, बेहतरीन। ऐसा नृत्य हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आप अपने ये एक पैर से जो नृत्य कर लेती हैं, कई अपने दोनों पैरों के साथ भी ऐसा नृत्य नहीं कर पाते। बहुत खूब, बहुत खूब। कौन? तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ? नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती। देखो मुझे मत मारो। नहीं नहीं नहीं, नहीं।
मुखिया जी, आपने पहेली में हमें एक भरा पूरा परिवार दिया है। कहा है कि उस पूरे परिवार को इन 7 कुर्सियों पर बिठाकर एक साथ भोजन कराएं। हम आपका परिवार ले आए, इस पहेली का हल निकालने की कोशिश करते हैं। आइए। मुखिया जी, आपने जैसा कहा था, ये रहा आपका परिवार। ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ 7 लोग हैं। जब मुखिया जी ने पहली बताई थी, उस हिसाब से हमने जब गिनती की तो कम से कम परिवार में 20 लोग हो रहे थे। 20। कहीं ना कहीं तो आप कोई बौखला गए हैं। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। मुखिया जी, आप फिर से दोहराइए अपनी पहली। वही, एक दादा दादी, 2 पिता, 2 माँ, 4 बच्चे, 3 पोते, 1 बेटा, 1 भाई, 1 बहन, 2 बेटे, 2 बेटियां, और हाँ, 1 सास, 1 ससुर और 1 बहू भी। तो है ना, इस परिवार में ये बुजुर्ग और इनकी पत्नी, दादा दादी, ये है इनके बेटे, और ये पोते पोते। वो है ना ये दादा दादी। 2 पिता, 2 माँ। 2 पिता, 2 माँ। ये जो है परिवार के मुखिया, जैसे कि आप मुखिया हैं, ये इनके पिता हैं। और ये जो बच्चे आप सामने देख रहे हैं, इनके पिता ये 2 पिता। अब 2 माँ भी चाहिए, तो ये जो महिला है, ये इनकी माँ है, और ये जो इनकी पत्नी है, वो इनकी माँ है। 2 पिता, 2 माँ। 4 बच्चे, 3 पोते। 4 बच्चे, 3 पोते। तो इस भोजन की कुर्सी पर 4 बच्चे भी, इनके ये बच्चे और इनके ये 3 बच्चे, 1 और 3, 4, और 3 पोते। ये जो सामने देख रहे हैं, ये 3 इनके पोते। 1 भाई, 1 बहन। 1 भाई, 1 बहन। तो ये जो बच्चा है, ये इन दोनों बच्चियों का भाई है, और इसके बगल में बैठी सुंदर सी कन्या इसकी बहन है। 1 भाई, 1 बहन। 2 बेटे, 2 बेटियां। 2 बेटे, 2 बेटियां। इनके बेटे ये हुए, और इनके बेटे वो वहां सामने। ये 2 बेटे यहाँ है, और 2 बेटियां, इनकी 2 बेटियां आपके सामने। 2 बेटे, 2 बेटियां। और हाँ, 1 सास और 1 ससुर भी हैं। ओह, 1 सास और 1 ससुर भी है। तो ये बुजुर्ग जो है, ये अपने बेटे की पत्नी के ससुर हुए, और इनकी पत्नी इनके बेटे की पत्नी की सास हुई। 1 ससुर, 1 सास, और 1 बहू भी है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है आप सबको कि अगर ये दोनों इनके बेटे की पत्नी के सास ससुर है, तो इनके बेटे की पत्नी इनकी बहू हुई। 1 बहू। मुखिया जी, आपका परिवार पहले के अनुसार पूरा हुआ या अब कोई बाकी है? नहीं, सब आ गए। यही तो है पूरा परिवार। वाह 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 वाह, क्या साबित किया है बीरबल, मान गए आपको। इसीलिए कहते हैं अक्ल बड़ी के भैंस। माफ कीजिएगा, वो हमने आपको देखा नहीं। होता है। अक्सर इंसान को गुरूर अंधा बना ही देता है। जी, 4 तालियां क्या बज गई, 2 लोगों ने वाह वाह क्या कर दी, आप तो आसमान में उड़ने लगे। खूब समझती हूँ मैं तुम्हारे यहाँ आने का मकसद। तुम मेरी जगह लेना चाहती हो ना, राजनर्तकी बनने का ख्वाब देख रही हो ना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, और तुम होती कौन हो मुझे सब कहने वाली? अनारकली, मुगल दरबार की राजनर्तकी। अरे तुम्हारी जैसी बहुत आई और बहुत गई, लेकिन अनारकली इस महल की रौनक कल भी थी और हमेशा रहेगी। तुम्हारी नृत्य खत्म हो गई ना, काम खत्म, अब निकलो यहाँ से। वरना क्या?
वरना क्या करोगी तुम? हाँ, हम खुद तुम्हें उठा के यहाँ से बाहर फेंक देंगे। बहुत हो गई तुम्हारी बेहुदा बकवास। और सुनो, मुझे ना कोई शौक नहीं है राज दरबार की नर्तकी बनने का। मैं जैसी हूँ वैसी खुश हूँ, समझ गई तुम? और जल्दी से मेरे रास्ते से हटो, वरना तुम जैसी लड़कियों को सीधा करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अच्छा, नहीं छोड़ती रास्ता, जो करना है कर लो। मैं कह रही हूँ हट जाओ, नहीं तो क्या करोगे? करके दिखाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगी। हाँ, क्या कर रही हैं आप? बच्चों की तरह क्यों लड़ रही हैं? झगड़ा मैंने नहीं इसलिए शुरू किया है कि जानबूझ के हमसे टकराई और फिर पता नहीं क्या अनाप शनाप बकने लगी। अरे ये लड़की पागल है, पागल। आपने ऐसी बददिमाग लड़की को राज नर्तकी कैसे बना रखा है? हाँ, किसे बोला पागल? तुझे बोला। तू पागल, तेरे खानदान पागल, तेरे रिश्तेदार पागल, तेरे पड़ोसी पागल, तू महापागल। अनारकली, अनारकली क्या कर रही हैं आप? राज नर्तकी ऐसी हरकतें आपको शोभा नहीं देती। अब तो आप ही इसकी तरफदारी कर रहे हैं। वाह। देखिए, हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं आपको कि क्या सही है और क्या गलत। हम समझ रहे हैं बीरबल जी, अब तो आप पर भी इस खूबसूरत बला की जादू चढ़ गई है। आप भी औरत जैसे निकले। हमने कभी नहीं सोचा था कि आप अनारकली सुनिए। देखिए, अनारकली दिल की बुरी नहीं है, बस बचपना है इनमें। इनकी तरफ से हम आपसे माफी चाहते हैं। नहीं नहीं, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? जाने दीजिए। अच्छा, हम चलते हैं। हम आपकी कोई मदद कर दें? नहीं नहीं, धन्यवाद, हम चले जाएंगे। ओए अम्मी जान, ये फिर तो वही धाक के 3 पत्ती हो जाती। वो बीरबल फिर से पहली सुलझा कर बराबर के अंक ले जाती। अगर तीसरी पहली भी बीरबल सुलझाती तो हम तो बर्बाद हो जाती। भूलो मत मिर्जा, नासिर जैसे वजीर हैं आपके साथ। जिस तरह नासिर ने आवाम के नुमाइंदों का पहला इम्तिहान पार किया, वैसे ही ये इम्तिहान भी पार कर लेंगे। क्यों नासिर? नासिर जी जी, बड़ी बेगम साहबा। क्या बात है नासिर, बड़े खोए खोए हो? सब कुछ ठीक तो है? जी नहीं, जी हाँ, सब ठीक हो जाएगा। ये तीसरी पहेली भी कैसे सुलझानी है उसका भी जवाब हम ढूंढ लेंगे, बस उसी के बारे में सोच रहे थे हम। सब ठीक हो जाएगा, बाकी सब ठीक ही है। कौन? तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ? नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती। देखो, मुझे मत मारो। नहीं नहीं। जब आप यहाँ वहाँ नित्य प्रदर्शन करती रहेंगी तो कैसे देंगे हम आपको दर्शन? तो आप भी कब कहाँ एक जगह मिलते हैं? जब भी पूछा आपके बारे में तो आज आप यहाँ हैं और कल वहाँ। हम आपसे मिलने आते भी तो कहाँ आते? इतने सालों में आपको एक बार भी हमारी याद नहीं आई? समझने की कोशिश करो, हम इतने मशरूफ हाँ, थे। इतने मशरूफ थे कि आप हमें भूल ही गए। खुदा गवाह है कि एक दिन, एक पहर, एक पल ऐसा नहीं गया है जहाँ हमने आपके बारे में नहीं सोचा हो और ना ही आपके बारे में पता करने की कोशिश की हो। जब भी पता करने की कोशिश की तो यही पता चला कि आज आप यहाँ पे नित्य प्रदर्शन कर रही है, कल वहाँ नित्य प्रदर्शन कर रही है। जब आप यहाँ वहाँ नित्य प्रदर्शन करती रहेंगी तो कैसे देंगे हम आपको दर्शन? तो आप भी कब कहाँ एक जगह मिलते हैं? जब भी पूछा आपके बारे में तो आज आप यहाँ हैं और कल वहाँ। हम आपसे मिलने आते भी तो कहाँ आते? आखिरी पड़ाव की आखिरी पहेली।
इसी पहेली से तय होगा कि मुगल सिंहासन का असली अधिकारी कौन है। पहेली कुछ इस प्रकार है। हमारे देश की मुख्य सरहद पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से 16 मुख्य चौकियां बनाई गई है। सुरक्षा के लिए प्रत्येक चौकी पर 22-22 सैनिक मौजूद रहते हैं, जो दुश्मन देश का हमला नाकाम कर सकते हैं और देश की रक्षा कर सकते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा हो कुल 16 चौकियों पर 88 सैनिक मौजूद हो, तब अचानक दुश्मन देश हमला कर दे, तो हमारे होने वाले भावी राजा क्या करेंगे? कैसे देश की रक्षा करेंगे? वो भी तब जब 88 सैनिकों में से 16 चौकियों पर प्रत्येक चौकी पर 22-22 सैनिक मौजूद रहने चाहिए। तब क्या करेंगे हमारे राजा? क्या करेंगे? शैखून है हम। देखिए, अगर वहां पर लोग कम पड़ रहे हैं तो हम यहाँ की अपनी महल की सेना वहां पर भेज देंगे, फिर देख लेंगे एक एक दुश्मन को। नहीं नहीं, और सैनिक भेजने का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। जो कुछ भी करना है वो उन 88 सैनिकों के साथ ही करना है, वो भी 16 चौकियों में से प्रत्येक चौकी पर 22-22 सैनिक मौजूद रहने चाहिए। तब सवाल ये कि हमारे राजा क्या करेंगे? 88 सैनिकों को 16 चौकियों में से प्रत्येक चौकी पर 22-22 सैनिकों की संख्या को कैसे तैनात करेंगे? पहेली वाकई दिलचस्प है और मुश्किल भी। कौन आएगा सबसे पहले इस पहेली का जवाब देने के लिए? अम्मी जान, जाहिर सी बात है, पहेली अभी अभी तो पूछी है। हम पहेली का जवाब इस तरह तुरंत कैसे दे सकते हैं? हमें भी बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। वक्त नहीं, इस पहेली का जवाब हम देंगे और अभी देंगे। बीरबल, अगर आपका जवाब गलत हो गया तो हम हिंदुस्तान का तख्त हार सकते हैं। हम पर भरोसा रखिए साहब, आप हिंदुस्तान का तख्त नहीं हारेंगे, लेकिन अगर आपको हिंदुस्तान का बादशाह बनाना है तो यही वक्त है। हमें वक्त नहीं चाहिए बेगम साहब, हम ये पहेली इसी वक्त सुलझाएंगे। हमारी सरहद पर 16 चौकियां, पहले सरहद और 16 चौकियां बनाते हैं। ये रही हिंदुस्तान की सरहद। अब इस पर बनाएंगे हम पूरे 16 चौकियां आपके पहले के मुताबिक। ये है सरहद की वो 16 चौकियां। हर चौकी पर आपके पहले के अनुसार 22 सैनिकों की जरूरत पड़ती है कि अचानक अगर सरहद पर से किसी दुश्मन ने हमला कर दिया, हमारे देश की रक्षा कर। मुखिया जी, आपने कहा कि इन 16 चौकियों में सिर्फ 88 सिपाही हैं जिनको अपने सरहद की रक्षा करनी है। एक चौकी में 22 सिपाहियों का होना जरूरी है और कोई भी चौकी अपने अगल बगल की 3 चौकियों से मदद ले सकती है। अगर ऐसी परिस्थिति आए तो हमारे बादशाह क्या करेंगे? इसका विकल्प हम आपको बताते हैं। एक वक्त पर कितने सिपाही होने चाहिए, ये भी हमने इस तख्ती पर बना दिया है। देखिए मुखिया जी, ये रही आपकी 16 चौकियां और ये रहे वो सैनिक जो उन चौकियों के अंदर तैनात है। तो अगर इस चौकी पर हमला होता है तो वो अपने अगल बगल के किसी भी 3 चौकी से मदद ले सकता है। देखिए, 2 और 1 3, 3 और 12 15, 15 और 7 22। तो इस चौकी पे उस वक्त होंगे 22 सैनिक। इसी तरह से आप किसी भी चौकी पर देखें
तो हर चौकी में अपने आजू बाजू से मदद लेकर 22 सैनिक हर वक्त तैनात हो सकते हैं। 22 22 22 22 5 10 15 3 18 4 22 3 4 7 6 13 9 22 12 7 19 1 20 2 22। यही है ना आपके पहले का जवाब। हर चौकी पे हर वक्त 22 सिपाही, 16 चौकियां, 28 सिपाही, और ये हुई हमारी सरहद की रक्षा। निसंदेह राजा बीरबल, यही जवाब है। हम जीत गए। जीत गए, हम जीत हम जीत गए। हम जीत गए। झापड़ा की जय हो, झापड़ा की जय हो, झापड़ा की जय हो, झापड़ा की जय हो, बीरबल, झापड़ा की जय हो। अरे हाँ तो बीरबल, अरे हटिए ना बीरबल। जीत गए अम्मी जान, हम जीत गए। हम जीत गए छोटी अम्मी, हम जीत गए, हम जीत गए। आपने गजब हो गया। अरे हमें पता है गजब हो गया, हम जीत गए, गजब हो गया। जापना वो अनारकली अनारकली को क्या हुआ? जापना वो अनारकली की किसी ने हत्या कर दी। अनारकली की हत्या कर दी?